जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। एनसीईआरटी ज्योग्राफी एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के इस दूसरे एपिसोड के अंदर हम आपके दूसरे चैप्टर विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि इस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से अभ्यास करेंगे और इसे समझकर आपको हल करना है और आप जानेंगे भी इससे पूरा चैप्टर है वो आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चनों को इस तरीके से तैयार किया गया है ताकि आपको 1 नंबर के साथ साथ 2 नंबर 3 नंबर वाले प्रश्नों के लिए भी कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। और इसके साथ एक बात और बताना चाहूंगा, अगर आप मेरे से थोड़ा फास्ट सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो लास्ट ईयर की प्लेलिस्ट का लिंक है वो यहाँ आई बटन में आपको मिल जाएगा। आप उससे मेरे से एडवांस है वो भी चल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आपको भी अच्छे से इसमें भाग लेना है। आप चाहें तो बीच में वीडियो को पॉज करके अच्छे से क्वेश्चन पढ़कर आंसर दे सकते हैं। लास्ट में आपको अपना पूरा रिजल्ट है वो कमेंट बॉक्स में बताना है भी आज आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितना फायदा आपको इस सीरीज से चैप्टर को समझने में मिला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। क्वेश्चन आपके सामने है। आपके सामने 2 कथन दिए गए हैं और इन कथनों के ऊपर आपको विचार करना है और बाद में आपको यह बताना है भी इसमें कौन सा कथन सही है या है, यानी एक सही है या दोनों सही हैं, क्या कहानी है ये बताना है। आप पहले अच्छे से इन प्रश्नों को यानी कथनों को पढ़ सकते हो। पहला कथन है कि लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात जनसंख्या वितरण कहलाता है। लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात जनसंख्या वितरण कहलाता है क्या? पहले इस पर आपको विचार करना है। आपको पता है लोगों की संख्या और भूमि का आकार यानी क्षेत्रफल, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व कहलाता है। इसका मतलब ये कथन तो सही नहीं है। दूसरा है कि भूपृष्ठ पर यानी धरातल पर लोग किस प्रकार वितरित हैं यानी फैले हुए हैं, इसका संबंध जनसंख्या के घनत्व से है। क्या यह बात सही है? भी जनसंख्या का जो फैलाव है क्या वो जनसंख्या घनत्व है? बिल्कुल नहीं। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है जनसंख्या वितरण कहलाता है। तो इसका मतलब ये कथन भी सही नहीं है। तो अब आपको देखना है ये बात किसके लिए है ऑप्शन के हिसाब से। तो ये हो गया आपका चौथा ऑप्शन, न ही 1 और न ही 2। न तो 1 सही है और न ही 2। अच्छे से आपकी 2 बातें क्लियर हो रही है यहां पर भी। लोगों की संख्या और क्षेत्रफल का अनुपात है वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। इसका मतलब पूरा टॉपिक क्लियर होता है तो इजीली इस प्रकार के प्रश्न हम समझकर हल कर सकते हैं। और दूसरा है धरातल पर लोगों का जो वितरण है वो जनसंख्या घनत्व नहीं बल्कि जनसंख्या वितरण कहलाता है। तो इसका मतलब दोनों कथन गलत है। तो आपका उत्तर हो गया 4 नंबर। चलिएगा दूसरा प्रश्न आपके सामने है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कारक है या हैं? 4 कारक दिए गए हैं। आपको यह बताना है भी इनमें से कौन सा सही है। पहला है जल की उपलब्धता, दूसरा मृदा, तीसरा खनिज और चौथा औद्योगिकीकरण। जनसंख्या का वितरण पूछ ले चाहिए, जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले क्या ये चारों ही हैं या इनमें से कुछ हैं और कुछ नहीं? विचार कीजिए। तो जल की उपलब्धता है, मृदा है, खनिज ये भी प्रभावित करता है और औद्योगिकरण भी प्रभावित करता है। तो इस हिसाब से तो चारों ही सही है और ये आपको कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? 4 नंबर ऑप्शन, 1, 2, 3 और 4। अब आप यहां कुछ बातें भी समझ लें। जल की उपलब्धता, मृदा है, या फिर हम बात करते हैं जलवायु, और या हम बात करते हैं भू आकृति की। ये चारों ही ये किस प्रकार के प्रभावित करने वाले कारक हैं? ये कहलाते हैं भौगोलिक कारक। जबकि खनिज और औद्योगिकीकरण की बात करें या नगरीकरण की बात करें
नगरीकरण। ये कौन से कारक कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आर्थिक कारक। देखिए पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो रहा है, क्वेश्चनों के साथ साथ रिवीजन बहुत अच्छा हो रहा है। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, अच्छे से पढ़ लें, आप चाहें तो वीडियो पॉज कर लें। जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लीजिए भी 2 कथन दिए गए हैं, फिर आपको विचार करना है। फिर आप नीचे देखें भी क्या करना है इसमें। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी जो गलत है वो छांटना है। इन दोनों में से भी, दोनों ही हैं, एक है, क्या है, ये चीज क्लियर करनी है। तो कथन पढ़ लें अच्छे से। जनसंख्या वृद्धि का अभिप्राय, यानी इसका जो अर्थ है, किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। क्या यह बात सही है? बिल्कुल ये बात सही है भी। किसी निश्चित समय में वहां कितने लोग बस जाते हैं, वो उसमें जो चेंज होता है वो कहलाता है जनसंख्या वृद्धि। तो ये कथन तो सही है। दूसरा है, क्या जनसंख्या वृद्धि सिर्फ धनात्मक होती है? क्या केवल बढ़ना ही जनसंख्या वृद्धि है क्या? बहुत प्यारी बात। क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं, जनसंख्या वृद्धि सिर्फ धनात्मक नहीं होती। ये धनात्मक या फिर ऋणात्मक, बढ़ना और घटना दोनों ही परिवर्तन के अंदर आता है। तो सिर्फ धनात्मक नहीं हो सकती। ये कथन अपना गलत है। और इसमें क्या पूछा है? जो सही नहीं है यानी गलत है वो बताना है। तो सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन में देखें फिर, और वो हो गया ऑप्शन 2, केवल 2। ये गलत है। यहां ये होना चाहिए था भी जनसंख्या वृद्धि धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकती है। चलिएगा अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, फिर एक बार जनसंख्या वृद्धि से जुड़ा हुआ है। 3 कथन दिए गए हैं और एक बार फिर ये पूछा है भी इन तीनों में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, यहां जो MCQ सीरीज चलाई जा रही है ज्योग्राफी की, क्योंकि सिलेबस अभी आप स्टार्ट किया है, सेशन स्टार्ट हुआ है, तो इस सीरीज का उद्देश्य है भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो, ताकि पूरा चैप्टर माइंड में सेट हो जाए। इजी जो फास्ट रिवीजन है वो तो पूरा अपना सेशन पड़ा है, बहुत सारे अभ्यास हम कर लेंगे और एक एक चीज दिमाग में सेट हो जाएगी। लेकिन इस राउंड में डिटेल में समझना जरूरी है। 3 कथन पढ़ लीजिए आप अच्छे से। पहला, 2 समय अंतरालों के बीच जनसंख्या का कम हो जाना, जनसंख्या का कम हो जाना जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहलाता है। क्या यह कथन सही है? बिल्कुल, यह कथन तो अपना सही है भाई। भी कम हो गई तो ऋणात्मक वृद्धि। जब 2 समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से कम है, यानी जन्म दर कम है, तो वह जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कहलाएगा क्या? विचार कीजिए इसके ऊपर। जब 2 टाइम पीरियड के बीच में जन्म दर कम है मृत्यु दर से, तो जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी? ये तो घटेगी भाई। तो ये धनात्मक वृद्धि है, वो नहीं हो सकती। इसका मतलब ये कथन गलत है। अगर यहां ये होता भी जन्म दर मृत्यु दर से कम है, तो जनसंख्या की ये ऋणात्मक वृद्धि कहलाती। ये धनात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि धनात्मक में तो क्या होता है, जन्म दर है वो मृत्यु दर से अधिक होता है, तब ये धनात्मक कहलाता। तीसरा, किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। जब जन्म दर और मृत्यु दर का डिफरेंस बढ़ जाता है तो वो प्राकृतिक वृद्धि कहलाती है। इसमें 2 ही आंकड़े शामिल किए जाते हैं, बर्थ रेट और डेथ रेट, तो वो प्राकृतिक कहलाता है। ये कथन भी सही है। और कौन सा गलत रह गया फिर? पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, ये धनात्मक वृद्धि नहीं कहलाता और गलत ही पूछा है। तो उत्तर हो गया आपका केवल 2। हो गई जी बात क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे 5वें प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा, यानी एक या कौन से एक से ज्यादा जनसंख्या परिवर्तन के घटक है? जनसंख्या परिवर्तन मतलब जनसंख्या
वृद्धि शब्द जिसके लिए यूज करते हैं, परिवर्तन का मतलब बढ़ना और घटना है, वो दोनों ही होते हैं। जनरली हम जनसंख्या वृद्धि शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं समझिए भी सिर्फ पॉजिटिव की बात हो रही है, इसमें नेगेटिव की बात भी शामिल है। तो कौन से हैं भाई? जन्म, मृत्यु, तो जन्म दर या जन्म, मृत्यु या मृत्यु दर, और तीसरा माइग्रेशन। तीनों ही परिवर्तन के घटक हैं। तो उत्तर क्या हो गया? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, उपयुक्त सभी। और एक बात यहां क्लियर कर लें, अभी पीछे वाला जो कथन आया था, जब हम जन्म और मृत्यु इन दो के आधार पर जनसंख्या परिवर्तन की बात करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। और जब इसके अंदर प्रवास को भी शामिल कर लिया जाता है तो फिर इसे कृत्रिम की बात भी हम करते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर कथन आगे और नीचे फिर पूछ रहा है अभी कौन सा सही नहीं है, गौर कीजिएगा, गलत पूछे हैं आपसे। अच्छे से दोनों कथन समझ लीजिए, वीडियो पॉज करके उत्तर डिसाइड करें और चेक करें। फिर पहला, जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर से नहीं होती, अपितु घटती हुई मृत्यु दर से भी होती है। देखिए अब क्या बात सही है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर से नहीं होती बल्कि घटती हुई मृत्यु दर से भी होती है। बिल्कुल, जन्म दर बढ़ने से जनसंख्या चेंज होती है और मृत्यु दर, मरने वालों की संख्या जब बढ़ती है तब भी चेंज होती है। तो यह कथन तो क्या है अपना, यह कथन तो सही है भाई, बिल्कुल। दूसरा, अशोधित जन्म दर, अशोधित जन्म दर जिसको हमने इंग्लिश में कहते हैं क्रूड बर्थ रेट, सीबीआर की बात हो रही है। किसी भी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्ति यानी प्रकट किया जाता है। क्या यह बात सही है? सीबीआर जन्म दर में क्या मरने वालों की बात की जाती है? याद कीजिए, आपको बताया था सीबीआर बराबर क्या होता है? बीआई, बर्थ जन्म लेने वालों की संख्या बटा में पॉपुलेशन गुणा में 1000 की बात करते हैं, तो ये सीबीआर है। तो यहां मृतकों की संख्या की जगह अगर जीवित रहने वाले बच्चों की संख्या होती तो यह कथन सही होता। इसका मतलब ये कथन है वो गलत है, और यही हमसे पूछा है सही नहीं है, मतलब गलत कौन सा है? तो वो हो गया आपका ऑप्शन 2। पहले वाला सही है, दूसरे वाला गलत है। अब लगे हाथ हम सीडीआर भी समझ लें, क्रूड डेथ रेट, अशोधित मृत्यु दर। उसके लिए क्या लगाते हैं हम? डेथ अपॉन पॉपुलेशन गुणा 1000। यानी अगर इसी के अंदर अगर यहां अशोधित दूसरे वाले में मृत्यु दर शब्द होता तो यह कथन सही होता, या फिर यहां जन्म दर ही रहता, अगर यहां जीवित बच्चों की संख्या हो जाती तब भी यह कथन सही होता। लेकिन इसने तो सीबीआर और सीडीआर की बातों को मिक्स करके चेंज कर दिया, इसलिए यह कथन गलत हो गया और उत्तर 2 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न, वाह, माइग्रेशन, प्रवास से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। लीजिए भाई, फिर आपके सामने कुछ बातें लिखी हुई आ गई और इस बार 4 बात है, और एक बार फिर आपसे यह पूछा है इन चारों में से कौन सा सही नहीं है, गलत बताना है। इन चारों कथनों में से गलत कौन से हैं यह बताना है। बहुत प्यारा प्रश्न है, एक ही प्रश्न में 4-5 प्रश्न यहां आपको मिलेंगे। पढ़ लें आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके। पहला, वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं, जहां से गमन करते हैं यानी जाते हैं, वो गंतव्य स्थान कहलाता है? नहीं, जहां से जाते हैं लोग वो कहलाता है उद्गम स्थान। उद्गम स्थान जहां से, जैसे आप अपने मूल गांव से कहां जा रहे हो तो वो जहां से जाते हो वो उनका उद्गम स्थान है, तो इसलिए ये कथन गलत है। अगर गंतव्य की जगह उद्गम होता तब सही होता, तो पहला भी गलत हो गया इसमें कथन।
दूसरा है कि वो स्थान जिसमें लोग आगमन करते हैं, जहां पर आते हैं, जहां पर, ये लीजिए भी, ये अपना चिंटू राम है। अब ये चिंटू राम जहां पर है वहां से कहीं दूसरी जगह जा रहा है, तो जिस जगह है ये तो कहलाता है इसका उद्गम स्थल, जहां जाता है वो कहलाता है गंतव्य स्थान। तो जहां जाएगा, जिसमें लोग आगमन करते हैं, जिस जगह जाते हैं, वो क्या उद्गम स्थान कहलाता है? नहीं, वो क्या कहलाता है? गंतव्य स्थान कहलाता है। जहां से जहां को, तो से उद्गम होता है और जहां को वो गंतव्य है, तो इसलिए ये भी गलत है। कुल मिलाकर पहले और दूसरे वालों की डेफिनेशन को आपस में चेंज कर दिया है। तीसरा, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं वो उत्प्रवासी कहलाते हैं, नई जगह। अब जैसे यही समझ लो, ये अपनी ए सिचुएशन हो गई और ये अपनी बी। तो जब ए से बी की तरफ जाता है तो बी क्या हो गया? नया स्थान हो गया, वो गंतव्य स्थान हो गया। वहां पर जब जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अप्रवासी कहा जाता है। अप्रवासी जहां गया, तो यहां ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है उत्प्रवासी। ना भाई, ये भी अपना गलत कथन हो गया। चौथा, प्रवासी जो एक स्थान से बाहर जाते हैं वहां अप्रवासी कहलाते हैं। तो ये जस्ट इसका उल्टा हो गया ना, वो क्या कहलाते हैं? उत्प्रवासी। तो इसका मतलब ये कथन भी गलत हो गया। लो जी, हमने तो चारों ही गलत कर दिए। क्या ऐसा संभव है? ऐसी बात जहां हो तो एक बार आप दोबारा और रीड करके देख लीजिएगा। तो इसमें आपका सही कौन सा हो गया? चारों ही कथन गलत हैं, चारों ही कथन गलत हैं, उल्टे पुल्टे कर दिए। गंतव्य वाले की जगह उद्गम कर दिया, उत्प्रवासी की जगह अप्रवासी कर दिया, तो चारों ही गलत हैं। अब आपको सही दिमाग में सेट रखना है और इससे आपका कंसेप्ट इस डायग्राम से वापिस एक बार आप रिवाइज करके देखिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो एक तरीके से क्या शानदार तरीके से आपका रिवीजन भी चल रहा है। 8वां प्रश्न बिल्कुल सिंपल सा, कौन सा या कौन से कारक प्रवास को, माइग्रेशन को प्रभावित करते हैं? प्रतिकर्ष कारक, अपकर्ष कारक, एक व दो दोनों यानी ऊपर वाले दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। एक पुश फैक्टर होता है, एक पुल फैक्टर होता है, दोनों ही प्रभावित करते हैं। तो उत्तर क्या हो गया? बिल्कुल 3 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो गया, प्रतिकर्ष और अपकर्ष। अपकर्ष में पॉजिटिव बातें आती है जो हमें अट्रैक्ट करती है, और प्रतिकर्ष में नेगेटिव बातें होती है जो हमें वहां से धक्का देती है, पुश करती है। तो ये हो गया अपना पुश फैक्टर, और ये होते हैं पुल फैक्टर जो हमें खींचते हैं। दोनों ही प्रभावित करते हैं भाई। लीजिए साहब, 9वां क्वेश्चन एक बार फिर आपके सामने कथन दिए गए हैं और नीचे एक बार फिर पूछ रहा है जो सत्य नहीं है यानी गलत है वो बताइए। लीजिए भाई, क्या बात कर रहे हो? टॉपिक कौन सा है? जननांकिकी है, संक्रमण सिद्धांत से जुड़ा हुआ अपना ये प्रश्न है। तो अच्छे से आप इनको देखिए, दोनों ऑप्शनों को। पहला, किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन और भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, यही इसका मूल उद्देश्य है, यही इसकी उपयोगिता है, ये तो सही है अपना। दूसरा कह रहा है कि नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनने के साथ ही किसी प्रदेश की जनसंख्या निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर से उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर में परिवर्तित होती है। अब याद कीजिए, जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत के अंदर क्या होता है? जहां ग्रामीण होते हैं, गांव की बात होती है, और जहां पर प्राथमिक काम किए जाते हैं, कृषि की जाती है, जहां असाक्षरता ज्यादा होती है यानी निरक्षरता होती है, उस व्यवस्था का संक्रमण अगर नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनने में होता है, ये संक्रमण होता है, तो वहां क्या है? जहां ये सिचुएशन होती है वहां आपको पता है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है, जो कि किस में चेंज होती है?
निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर के अंदर ये संक्रमण रहता है, ट्रांजिशन रहता है। तो यहां क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि निम्न से उच्च की बात नहीं जी, उच्च से निम्न की बात होती है। ये उल्टा कर दिया, इसलिए ये कथन गलत है। जब हम नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनने की बात करेंगे तो हम कहेंगे भी ये चीज अगर वहां डेवलप हुई है, इसका मतलब वहां निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर हो गई है। उच्च वाली बात तो ग्रामीण, एग्रीकल्चर और निरक्षरता वाले क्षेत्रों में मिलती है। तो दूसरा कथन गलत है। तो क्या हो गया अपना उत्तर, भी गलत ही पूछा है तो हमने बता दिया भैया, दूसरा कथन अपना गलत हो गया भाई। चलिए अगला प्रश्न, फिर एक बार जननांकिकीय संक्रमण का ही। विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में 3 कथन दिए गए हैं और इस बार आपसे पूछा है इनमें से कौन सा कथन सही है और हैं, एक वचन और बहुवचन में, एक सही या एक से ज्यादा सही। तो देखो भाई, सही बताना है तीनों में से भी, तीनों ही हैं कम हैं, तीनों सारे तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ऑप्शन पर गौर करो, या तो 1 और 2 है या सिर्फ 2 है या 1 और 3 है या सिर्फ 3 है, तीनों तो नहीं है सारे सही। ये तो क्लियर हो गया ऑप्शन देख के। पहला क्या, प्रथम अवस्था में प्रजननशीलता यानी जन्म दर की बात हो रही, जन्म दर की, और मृत्यता यानी मृत्यु दर की बात हो रही है, मृत्यु की बात हो रही, दोनों अधिक घट जाती है। क्या पहली स्टेज में ऐसा होता है? ग्राफ को याद कीजिए, उसको किस प्रकार से ये सिचुएशन हमने देखी वहां, ये यहां फर्स्ट, ये सेकंड स्टेज और ये थर्ड स्टेज, बस उससे ही क्लियर हो जाएगा। प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या होती है, दोनों ही अधिक होती है, जबकि ये क्या कह रहा है कि अधिक घट जाती है, ना भाई नहीं घटती। तो ये तो अपना गलत कथन हो गया। दूसरा कह रहा है इसके अंदर, द्वितीय अवस्था के प्रारंभ में प्रजननशीलता यानी जन्म दर ऊंची बनी रहती है, किंतु यह समय के साथ घटती जाती है। जन्म दर पहले उच्च होती है, ये यहां स्टेज में, और फिर समय के साथ ये घटती भी तो जा रही है। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात यहां सही है, पहली गलत है और दूसरी सही है। तो एक पहली तो गलत हो गई, तो सही वाले में इसका मतलब ये ऑप्शन अपना हो नहीं सकता। पहले वाला गलत है तो ये भी इसका सही कथन नहीं हो सकता। तो अब तो रह गए 2 ऑप्शन। साथ में तरीका देख लो, कंपटीशन के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करने का तरीका। जैसे ही हमने ये क्लियर कर लिया भी पहला नहीं हो सकता, इसने सही पूछा है, तो देखो नीचे ये 2 ऑप्शन कट गए, ये इस प्रश्न के उत्तर नहीं हो सकते। अब बात फंस गई दूसरे और तीसरे में। तो दूसरा अपना सही हो रहा है, लेकिन भैया कहीं कंफ्यूजन नहीं हो जाए, तीसरा भी पढ़ लेते हैं। अंतिम अवस्था में थर्ड जो स्टेज है, ये यहां उच्च प्रजननशीलता यानी उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है। क्या ये सही है? नहीं भाई, ग्राफ से देख लो, उच्च का मतलब तो यहां, और ये तो क्या है बेचारी, निम्न। तो यहां निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर होती है। ये कथन भी क्या है, गलत है। तो सही उत्तर क्या हो गया आपका, ऑप्शन 2 नंबर ऑप्शन, ये सही कथन है। जब जन्म दर ऊंची बनी रहती है जो समय के साथ घटती जाती है। चलिए साहब 11वां प्रश्न, निम्न में से किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि है वो सबसे अधिक है? 4 महाद्वीप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया यानी ओसेनिया महाद्वीप हो गया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका, 4 दिए गए हैं। जनसंख्या वृद्धि है वो सबसे अधिक है, तो इसका सही उत्तर क्या है, वो है अफ्रीका महाद्वीप। कंपैरिजन करें तो यहां की जो जनसंख्या वृद्धि दर है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, 2.6% है। वहीं एशिया की बात करें तो 0.94% है, यानी लगभग 1% है। दक्षिणी अमेरिका की भी लगभग उसी के आसपास है, 0.94। तो इन दोनों की तो लगभग सेम सी है, 1 के आसपास है। ओशेनिया यानी ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत क्षेत्र के जो द्वीप है उनकी अगर हम बात करें तो ये 1.143% के आसपास है। आपको आंकड़े याद नहीं करने हैं, कोई मतलब नहीं है इनका, बस आपको थोड़ा सा बता रहा हूं।
तो अब आप खुद देख लें किसकी हो गई, अफ्रीका की जो ग्रोथ रेट है वो सबसे ज्यादा है। लीजिए साहब अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से निम्न है? कौन सा है? निम्न नहीं है, निम्न है नहीं, निम्न नहीं है। देखिए ऐसा होता है कंपटीशन के अंदर, महसूस करते हैं, जैसे मैंने पहले गलत पढ़ लिया ना, एक क्षेत्र जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से निम्न है, जबकि क्या था ये, निम्न नहीं है इस पर, यानी कम नहीं है। इसका मतलब वहां जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है। ध्यान रखिएगा, कल को प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठे तो ऐसी गलती नहीं हो, सही है, सही नहीं है, निम्न नहीं है, उलझ जाते हैं कई बार। अभी हो सकता है आप स्कूल लेवल पर आप इन चीजों को नहीं समझे, लेकिन आपको सिखाया ही तो जा रहा है। देख लो भाई क्या उत्तर होगा। सहारा, भूमध्य रेखीय प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी एशिया और ध्रुवीय प्रदेश, 4 ऑप्शन तो अच्छे से आपको पता है। विश्व के अंदर की बात करें तो जो अपना सहारा मरुस्थल है, जो ध्रुवीय प्रदेश ठंडे प्रदेश हैं, और भूमध्य रेखीय जो प्रदेश है, इन तीनों की जगह की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको प्रतिकूल जलवायु मिलती है। प्रतिकूल जलवायु आपके हिसाब से सेट नहीं है ये, तो इसका मतलब यहां इन तीनों पर तो आपको क्या मिलेगी, निम्न जनसंख्या है वो मिलेगी, डेंसिटी है वो बहुत कम मिलेगी। वहीं बात करें दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया की अगर हम बात करें, जिसमें कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, इन इलाकों की बात करें तो यहां पॉपुलेशन बहुत अधिक मिलती है, लगभग 150 के आसपास प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व यहां मिलता है। तो यहां पर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा मिलती है, तो इसलिए हम कहेंगे भी ज्यादा है, इसका मतलब यहां क्या नहीं है, निम्न नहीं है। ये बात ध्यान रख ले, निम्न नहीं है, यही पूछा था, निम्न नहीं है, इसका मतलब यहां पर अधिक है। तो उत्तर हो गया अपना 3 नंबर ऑप्शन, इसका उत्तर हो जाता है। चलिएगा अब एक चीज और बता दूं, आगे बढ़े। आप सबको क्या करना है, अपना नाम, स्कूल का नाम या डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखकर अब आज के क्वेश्चनों के अंदर कितने आपके सही हुए हैं ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और कैसा आपने फील किया। अब बारी है आपके प्रश्न की, डू यू नो। आपके सामने ये 13वां प्रश्न है, इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। निम्न में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है, इसका जवाब दीजिएगा, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। इसी प्रकार बने रहिएगा। आपको अच्छा लग रहा है तो अन्य साथियों तक भी इस चैनल की पहुंच है वो आप कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।